नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आखिरी पड़ाव पर हैं हम सब चुनावी अखाड़े में। लगभग 2.5 महीनों तक सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबक बना रहा। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा चढ़ता उतरता रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास सियासी खबरें। तो देखिए हमारी खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। बता दें कि एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुना गया। दरअसल पीएम मोदी की जब संसद के सेंट्रल हॉल में एंट्री हुई तो लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और उनके इंडी गठबंधन को जमकर घेरा। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी विपक्ष गठबंधन पर जमकर खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते इनकी जुबान पर ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। यह ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। कर्नाटक और तेलंगाना को देखिए, अभी अभी तो वहां सरकारें बनी थी, पल भर में ही लोगों का भ्रम टूट गया और एनडीए को गले लगा लिया। तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, वो हमारे एनडीए समूह को बढ़ा रही है। कईयों को पता था कि शायद सीट ना जीत पाए, लेकिन फिर भी कहते रहे हम साथ रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और राजग के साथी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करी। नीतीश ने नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि खुशी की बात यह है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। अब पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है अगली बार ये पूरा कर देंगे। जो भी हर राज्य का है वह भी हम लोग पूरे तौर पर सब इनके साथ रहेंगे। पूरे तौर पर जो कुछ भी करेंगे, जिस तरह से करेंगे, सब अच्छा है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है
अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बैठक के दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं, हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। वहीं एनडीए के सभी घटक दलों के साथ भाजपाई शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भेंट की और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जब मोदी को गुलदस्ता देकर प्रणाम किया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। बता दें कि दोनों के बीच हुई इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चर्चा हो रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद इस तरह से मोदी और योगी का मिलना एक अलग ही संदेश बता रहा है। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एनडीए के सहयोगियों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की मांग शुरू कर दी है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई है। वहीं अब अंदर खाने खबर आ रही कि इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। सरकार बनने के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं सेना के पूर्व अफसरों का कहना है कि इस योजना को रद्द करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। बता दें कि भाजपा सरकार ने योजना को 14 जून 2022 को लागू किया था। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना सेना के तीनों अंगों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई योजना है। जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती का प्राविधान। भर्ती नवजवानों और अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। कार्यकाल 4 सालों का होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। आवेदक की उम्र 17.5 साल से 21 साल होनी चाहिए। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया के रुकी, लिहाजा उम्र की अधिकतम सीमा में 2 सालों की छूट दी गई थी। यह योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राजनीति बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और जेडीयू का बिना शर्त समर्थन होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें कि सेना के तीनों अंगों में काम करने की शर्त और हर तरह के भत्ते यानी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला या राशन या यूनिफॉर्म या यात्रा के भत्ते हों, सब के सब पहले के जवानों जैसी ही हों। हालांकि अग्निवीर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे को पाने के लिए काबिल नहीं माने गए हैं। अग्निवीरों को फौज में रहते हुए मिलने वाली हेल्थ और कैंटीन सुविधाएं तो मिलती हैं,
लेकिन एक बार 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद वे ना तो किसी किश्त की पेंशन या ग्रेजुएटी सुविधाएं और ना ही पूर्व सैनिकों को मिलने वाली मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं पा रहे हैं। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। सेना में अग्निवीर अपने आप में एक अलग रैंक है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना के किसी भी अंग में तभी नियमित हो पाते हैं वे जूनियर कमिश्नर अफसर और इस जैसे पदों के लिए रेगुलर नियमों द्वारा शासित हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगियों ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना को रद्द कर देंगे। 1 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर अग्निपथ योजना पर हस्तक्षेप करने की अपील की थी ताकि शहीद सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे पर भेदभाव ना हो। अपनी प्रचार रैलियों में भी राहुल गांधी ने कई बार अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से शहीदों की 2 कैटेगरी बन गई है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग को दोहराते हुए ये कहा कि सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि योजना को लागू करना बड़ी गलती थी। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से जीते गए कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग का समर्थन किया। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी है, भारत की सेना के साथ गद्दारी है और प्रधानमंत्री जी को पहले ही इस योजना को रद्द करके जैसे पहले सेना में भर्ती होती थी वैसे ही करना चाहिए था। ये तो गलत योजना अग्निवीर सारा देश जानता है, तो इसमें तो जेडीयू ने जो बात कही है कि अग्निवीर गलत है तो गलत ही है। हमने कोई नई बात नहीं कही है, पूरा देश इस बात को जानता है। मोदी सरकार ने जून 2022 में तीनों सेवाओं में जवानों की उम्र कम करने के मकसद से अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी थी। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का नियम है। साथ ही कुल भर्ती अग्निवीरों में से 25% 15 साल के लिए रखे जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव कई मामलों में अलग रहे। दरअसल कुछ राज्यों में बीजेपी की हार भी हुई तो जीत भी। पंजाब, तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। फिर भी बीजेपी ने 2 राज्यों में विपक्षी दलों की चुनौती बढ़ा दी। बता दें कि बीजेपी को पंजाब में 18.56% वोट मिले। वोट शेयर बीजेपी के पूर्व साथी अकाली दल से करीब 5% अधिक है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी को करीब 11.24% वोट मिले और तमिलनाडु की 9 सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। इस रिपोर्ट को देखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर पंजाब और तमिलनाडु में बीजेपी के वोट प्रतिशत बढ़ने से क्या उसके सियासी मायने हैं। कुछ राज्यों में बीजेपी की हार भी जीत भी। पंजाब, तमिलनाडु में बीजेपी को नहीं मिली एक भी सीट। पंजाब और तमिलनाडु में बीजेपी का नहीं खुला खाता।
बीजेपी ने तो राज्यों में विपक्षी दलों के लिए बढ़ाई चुनौती। पंजाब में 18.56% वोट मिले। वोट शेयर बीजेपी के पूर्व साथी अकाली दल से करीब 5% अधिक। तमिलनाडु में 1.24% वोट मिले। तमिलनाडु की 9 सीटों पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान में पहले जैसा रहा वोट शेयर का पैटर्न, सफलता उम्मीद से उलट। कर्नाटक में एनडीए का वोट शेयर बरकरार, घट गई 7 सीटें। 18वीं लोकसभा चुनाव में देश के 2 ऐसे बड़े राज्य रहे जहां भाजपा को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन अपने दम पर लड़कर पार्टी ने इन राज्यों में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। ये दोनों राज्य हैं पंजाब और तमिलनाडु। खास बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों में अब तक भाजपा अन्य सहयोगियों के जूनियर की भूमिका में रहती थी। तमिलनाडु में जहां उसने अब तक अन्ना द्रमुक या द्रमुक के गठबंधन में चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीती थी, वहीं पंजाब में लंबे समय से उसका अकाली दल के साथ गठबंधन रहा। वहां भी हमेशा जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर उतरी और वोट शेयर के मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब में उसे 18.56% वोट मिले। खास बात यह है कि उसका वोट शेयर उसके पूर्व साथी अकाली दल से करीब 5% अधिक रहा। 3 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ सबसे अधिक 26.30% वोट कांग्रेस को मिले, जिसने 7 सीटें जीत ली, जबकि उससे सिर्फ 0.28% कम यानी 26.02% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ बीजेपी इस बार अपना गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरी थी। उसे यहाँ से 1.024% वोट मिले, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी राज्य की 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी पार्टी के लिए ये शानदार प्रदर्शन है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाहिर है भविष्य में पार्टी को अब तक स्थानीय दर पर होगी। वैसे चुनावी रणनीतिकारों ने इस बार अन्ना द्रमुक को खारिज कर दिया था, लेकिन चुनाव नतीजे से साबित किया है कि पार्टी अब भी राज्य में प्रासंगिक बनी हुई थी। वहीं कर्नाटक में एनडीए का वोट शेयर तो पिछले चुनाव जितना ही मिला, लेकिन हाथ से 60 सीटें निकल गईं। पिछले चुनाव में भाजपा को अकेले 51.83% वोट और 25 सीटें मिली थी। वहीं जेडीएस और कांग्रेस मिलकर लड़े और दोनों को संयुक्त रूप से 41.45% वोट मिले। इसमें कांग्रेस को 31.88 जबकि जेडीएस को 9.67% वोट मिले। दोनों को मिलाकर 2 सीट आई। इस बार भाजपा और जेडीएस मिलकर लड़े और उन्हें कुल 51.66% वोट मिले, जिसमें भाजपा को 46.06 जबकि जेडीएस को 5.6% वोट मिले। भाजपा को 17 और जेडीएस को 2 सीट मिली। भाजपा को झटका देने वाले राज्यों में शामिल राजस्थान में वोट शेयर का पैटर्न पहले जैसा रहा। इस बार भाजपा 49% वोट लेकर भी 14 सीटों पर ही रुक गई। चुनाव में भाजपा को 63.57% वोट मिले, जो 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन इस वोट शेयर पर 2024 में कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।